नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी का पार्ट 2, जिसमें हम कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। गहराई से अवलोकन करने के पश्चात हमने आपके लिए कुछ प्रश्न छाटे हैं जो कि हम आपको 20 प्रश्न का सीरीज में आपको बताते जाएंगे, जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, पशु शब्द का विशेषण क्या है। मतलब हम यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और हमें बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि पशु शब्द से बना है। तो चारों पशु शब्द से बने हैं। अब इसमें से कौन सा शब्द है जो कि विशेषण है। तो कौन सा शब्द विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर ए, पार्श्विक शब्द हमारा विशेषण है। देखिए कैसे पता चला, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि विशेषण क्या होता है। तो याद रखिएगा, कोई भी ऐसे शब्द जो भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। अब विशेषता कैसे बताते हैं? तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है। अब देखिए, मैं कैसे बोल सकता था, मैं ऐसे ही बोल सकता था कि राम एक लड़का है, लेकिन यहाँ पे मैं राम एक लड़का है नहीं, अच्छा लड़का है बोल रहा हूँ। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ ये लड़का के बारे में कि लड़का कैसा है, अच्छा लड़का है। तो ये अच्छा शब्द क्या है, आपका विशेषता बता रहा है लड़के का, ये अच्छा लड़का है। तो वे शब्द जो कि किसी चीज की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और एक और चीज याद रखिएगा कि ये विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, लड़का की। तो ये लड़का शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, वो विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, तो विशेषण और विशेष, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे पार्श्विक विशेषण है हमारा, कैसे है तो देखिए इस तरीके से इसका उदाहरण हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि राहुल की बुद्धि पार्श्विक है, राहुल की बुद्धि पार्श्विक है। अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि राहुल की जो बुद्धि है वो कैसी है, तो पार्श्विक है। पार्श्विक है मतलब कि पशु के समान है। तो राहुल की बुद्धि, बुद्धि कैसी है, पार्श्विक है। तो पार्श्विक शब्द आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, विशेषण हो रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इस प्रश्न में बहुत लोग गलती करते हैं, पशु शब्द का विशेषण पशुत्व या पशुता में लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। देखिए ये 4 ऑप्शंस दिया है और इसमें से कोई एक ऐसा वाक्य है जिसमें आपका क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया विशेषण है। तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह धीरे से बोलता है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो याद रखिएगा, विशेषण तो अभी आपने समझ लिया, जो किसी चीज की विशेषता बताता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की। लेकिन क्रिया विशेषण क्या होता है, किसी क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया मतलब, क्रिया आप जान रहे होंगे, जैसे बोलना एक क्रिया है ना। क्रिया मतलब जो किसी काम के होने का बोध कराता है, तो बोलना एक क्रिया है आपका। तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, तो वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जैसे हम बाकी के पहले ऑप्शन में आपको बताता हूँ, वह काला कुत्ता है। अब देखिए यहाँ पे तो क्रिया ही नहीं है, तो क्रिया विशेषण तो लगेगा ही नहीं। रमेश तेज धावक है। देखिए यहाँ पे भी दौड़ना वगैरह शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, धावक यहाँ पे आपका क्रिया नहीं है। ठीक है, क्रिया यहाँ पे नहीं है तो क्रिया विशेषण भी नहीं है। हालांकि यहाँ पे विशेषण है, लेकिन वह किसकी विशेषता बता रहा है, धावक की, और धावक क्रिया नहीं है। सत्यवाणी सुंदर होती है। अब देखिए सत्यवाणी यहाँ पे आपका क्रिया नहीं है। ठीक है, अगर बोलता कि वह सुंदर बोलता है तो बोलना क्रिया हो जाता, तब उस स्थिति में आपका क्रिया विशेषण होता। लेकिन यहाँ पे तो क्रिया ही नहीं है, तो इनमें क्रिया विशेषण नहीं होगा। या वह धीरे से बोलता है, यहाँ पे देखिए बोलना एक क्रिया है और उसकी विशेषता बता रहा है कि वह बोलता है, कैसे बोलता है, धीरे से बोलता है। ठीक है, तो यहाँ से धीरे से शब्द क्या है, आपका क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है इन चारों में से, तो ऑप्शन नंबर सी, यमुना आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम का बोध कराता है। याद रखिएगा, कई लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब सिर्फ व्यक्ति का नाम, तो नहीं, जरूरी नहीं है, वहां पे आपका नाम होता है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है। जैसे ये व्यक्ति का नाम या नदी का नाम, देखिए यमुना वैसे व्यक्ति का भी नाम होता है और नदी का भी नाम होता है। जैसे कि सीजी टेट परीक्षा में प्रश्न आया था कि रायपुर कौन सी संज्ञा है, तो वहां पे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसका उत्तर लिया गया था। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, सब इंस्पेक्टर परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हमारा टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है, जिसका समय सारणी आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का समय सारणी दिया गया है।
तो यदि आप सब इंस्पेक्टर या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह पूरी तरीके से आयोग के पैटर्न पर आधारित है। जिस तरीके से परीक्षा में आप लोगों से प्रश्न पूछा जाने वाला है, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रश्न डिजाइन किया है। तो यदि आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप यह टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपने मित्रों को भी इस चीज की सूचना दे सकते हैं कि हमारा टेस्ट सीरीज चालू हो चुका है और उन्हें वो ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ये दिया गया जो नंबर है इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस फॉर्म को भर के आप रजिस्टर करवा सकते हैं, वहां पे आप लोगों को इसका फीस वगैरह और सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो देखिए हमें पता है क्रय का विपरीत शब्द क्या होता है, विक्रय होता है। तो वहां पे कौन सा आपका उपसर्ग लग रहा है, वि उपसर्ग लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा उपसर्ग मतलब क्या होता है, तो वे शब्द जो किसी सार्थक शब्द से पहले लग के उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो क्रय शब्द है क्या है, एक सार्थक शब्द है, मतलब इसका कुछ अर्थ है। अब किसी शब्द के पहले जो शब्द जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्रय शब्द के आगे वी शब्द लग रहा है, तो वी क्या है, यहाँ पे उपसर्ग है। चलिए अगला प्रश्न, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। किस प्रकार के व्यंजन है ये, तालव्य है, नहीं ऊष्म है, नहीं अंतस्थ है, हाँ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन है। याद रखिएगा य र ल व इन चारों व्यंजन वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वर्ग के पंचमाक्षर। वर्ग के पंचमाक्षर आपके क्या होते हैं, अनुनासिक व्यंजन होते हैं। देखिए अनुनासिक व्यंजन क्या होता है, तो याद रखिए अनुनासिक, देखिए नासिक शब्द यहाँ पे जुड़ रहा है, नासिक मतलब नाक। ठीक है, नासिका मतलब क्या होता है, नाक होता है। तो याद रखिए कोई भी व्यंजन पूछा है तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय आपका जो वायु है वो आपके मुंह से कम और नाक से ज्यादा निकलती है। ठीक है, मतलब मुंह के साथ साथ आपकी नाक का भी प्रयोग होता है उस व्यंजन का उच्चारण करने के लिए। हर वर्ग का जो पंचमाक्षर यानी जो पांचवा अक्षर होता है, देखिए पंचमाक्षर क्या होता है, देखिए जो वर्णमाला है उसे क्या किया गया है, अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है। जो व्यंजन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे किसी दिन। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे कि तो देखिए ये जो आपके व्यंजन हैं, अब इन व्यंजन में देखिए ये 5 वर्गों में इसे बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस तरीके से हर एक वर्ग में आपके 5-5 वर्ण होते हैं। तो देखिए हर एक वर्ग का ये जो पांचवा वर्ण आप देखेंगे तो ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। तो इनका उच्चारण करते समय आप देखेंगे कि आपके मुंह के साथ साथ आपकी नाक का भी प्रयोग हो रहा है। ये तो ये सारे क्या होते हैं, आपके अनुनासिक व्यंजन होता है। आप उच्चारण करके देखिए, अंग, देखिए क ख ग घ अंग, जब आप अंग बोल रहे हैं तो आपके नाक का प्रयोग हो रहा है। च छ ज झ इया बोलते हुए भी आपके नाक से हवा निकल रहा है। ट ठ ड ढ ड़ बोलते हुए भी आपकी नाक का प्रयोग होता है। न बोलते हैं तो भी नासिका से वायु निकलता है। म बोलते हैं तो भी नासिका से। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए ये बताना है हमें इनमें से कौन सा वाला आपका जोड़ा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे, तो देखिए घोड़ा का बहुवचन घोड़े होता है, बिल्कुल। गली का बहुवचन गलियां होता है और चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है। लेकिन आंसू का बहुवचन आंसुओं नहीं होता। आंसू का बहुवचन भी आंसू ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका सदैव बहुवचन वाले शब्द है। मतलब यहाँ पे एक वचन बहुवचन दोनों यही है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे आंसू निकल गए, ठीक है, मेरे आंसू निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आंसू को हमेशा बहुवचन ही माना जाता है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि मेरे एक आंसू निकला, मेरे 2 आंसू निकला, है ना। इस तरीके से तो नहीं बोलते हैं मेरे आंसू निकल गए या राहुल और सुनीता के आंसू निकल गए। ठीक है, तो आंसू याद रखिएगा आपका सदैव बहुवचन शब्द है। चलिए अगला प्रश्न, आपका बहुवचन क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बहुवचन हो जाता है आप लोग। आप इधर आइए, आप लोग इधर आइए। ठीक है, जब बहुत सारे लोग होता है तो आप लोग इधर आइए, आप लोग खाना खाने लीजिए, इस तरीके से बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, इस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। ठीक है, ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है विशेषण के तौर पे, मतलब किसी चीज की विशेषता बताने के लिए। तो कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, यह स्थान बहुत अच्छा है।
देखिए सबको मैं बताता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं तुमने अच्छा किया जो आ गए। तो यहाँ पे अच्छा किसी चीज की विशेषता बता रहा है क्या? नहीं। अच्छा तुम घर जाओ, नहीं, यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा है वह अभी आ जाए, ठीक है, देखो ये भी एकदम सामान्य है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए यह स्थान बहुत अच्छा है, देखिए यहाँ पे स्थान के बारे में बता रहा है कि यह स्थान है कैसा है, तो बहुत अच्छा है। तो अच्छा शब्द यहाँ पे उसकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किया गया है। यह स्थान क्या है? बहुत अच्छा है। तो अच्छा शब्द यहाँ पे क्या है? विशेषण है। ठीक है। अब चलिए एक चीज और बता देता हूं कि अच्छा शब्द के आगे देखिए यहाँ पे एक और शब्द जुड़ा है। ऐसे भी बोल सकता था ना कि यह स्थान अच्छा है, लेकिन बोल रहा है कि यह स्थान बहुत अच्छा है। तो अच्छा शब्द के आगे भी एक और शब्द जुड़ गया, बहुत। तो याद रखिएगा अच्छा है आपका विशेषण हो जाएगा, और विशेषण के आगे जो विशेषण की भी विशेषता बता रहे कि अच्छा है तो कितना अच्छा, बहुत अच्छा है, तो विशेषण के भी जो विशेषता बताता है उसे बोलते हैं प्रविशेषण। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। तो याद रखिएगा क्या क्या आप लोगों ने सीखा आज? विशेषण भी सीखा, विशेष भी सीखा, और प्रविशेषण भी सीख लिया। ठीक है, और भी कई सारी चीजें सीखी है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द अति उपसर्ग से नहीं बना है? देखिए मतलब अति उपसर्ग लगा है इनमें से किसी तीन शब्द में, और कोई ऐसा शब्द है जिसमें अति उपसर्ग नहीं लगा है, तो कौन सा? तो देख सकते हैं हम, दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अति युक्ति, अति शब्द जुड़ा है। अतिशय, यहाँ पे भी अति शब्द जुड़ा है। अति रिक्त है ना, यहाँ पे भी रिक्त में अति शब्द जुड़ा है, लेकिन अधीन में तो नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें अति उपसर्ग नहीं लगा है। अगला प्रश्न है आपका, पुस्तक है। देखिए पुस्तक का लिंग पूछ रहा है, कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए हमें पता है सबसे पहले कि हिंदी में केवल दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नपुंसक लिंग नहीं होता, ये तो गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। पुस्तक कौन सा लिंग है? तो आपका याद रखिएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? तो देखिए हमने मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हिंदी में जो लिंग निर्धारण है वो होता है आपके प्रयोग या अर्थ के आधार पे। किस तरीके से प्रयोग करते हैं हम? जैसे हम पुस्तक को इस तरीके से प्रयोग करेंगे, बोलते हैं कि मेरी पुस्तक फट गई, ठीक है, या फिर यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरी पुस्तक, मेरा पुस्तक नहीं, मेरी पुस्तक। ठीक है, याद रखिए। तो मेरी शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्त्रीलिंग के लिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पुस्तक है वो क्या हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता रहता तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, तो इस वाक्य में विशेषण है। ठीक है, बताना कि इस वाक्य में विशेषण क्या है। तो देखिए लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, देखिए पता चल रहा है कुशल क्या है आपका? विशेषण है। बता रहा है कि लक्ष्मण एक कार्य करता है, कैसा कार्य करता है? तो कुशल कार्य करता है। ठीक है, तो उसकी विशेषता बता दिया, तो कुशल शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? विशेषण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है। देखिए हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, देवनागरी लिपि। देखिए लिपि क्या होता है? तो याद रखिएगा कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उन चिन्हों को क्या बोलते हैं? हम लिपि बोलते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा में बहुत सारे चिन्ह हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अ बोलने के लिए, है ना, अ को लिखने के लिए इस तरीके से, क लिखना है तो ऐसे, है ना, च कैसे लिखेंगे? तो ये जो चिन्ह है हमारे सारे, ये हिंदी के, ये कौन सी लिपि से लिए गए? देवनागरी लिपि से। ठीक, तो याद रखिएगा हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। चलिए अगला प्रश्न, निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय लगा है? देखिए जो ये शब्द है आपका निर्वासित, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, ईट प्रत्यय लगा है। देखिए सबसे पहले तो जानते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। तो देखिए उपसर्ग हमने पढ़ा था, उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले लगता है, उसका जस्ट विपरीत होता है आपका प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगता है। जैसे कि यहाँ पे निर्वासित है, तो यहाँ पे निर्वास आपका मूल शब्द है, और निर्वास के बाद आपका ईट शब्द जोड़ा गया है, तो शब्द के बाद क्या लगा है? ईट। तो ईट क्या है यहाँ पे? प्रत्यय है आपका। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक क्या है? ठीक है, मतलब कि ऐसा कौन सा वर्ण है इन चारों में से जो कि तालव्य और नासिक के दोनों है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इया। देखिए तालव्य का अर्थ क्या हुआ कि जिस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है, साथ ही साथ क्या है? वो नासिक भी है। मतलब तालव्य मतलब उसका उच्चारण स्थान है तालु, और नाक का भी प्रयोग हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो देख सकते हैं इया, जब हम इया बोल रहे हैं तो इया क्या है आपका? च छ ज झ इया, ये पूरा आपका जो च वर्ग होता है वो आपका तालव्य होता है, तालु से निकलता है। और इया में हम देख सकते हैं इया नासिका का भी प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या है आपका? तालव्य और नासिक के दोनों है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? कौन सा है इसमें से शब्द जो कि रूढ़ शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डी, लोटा। देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा 3 प्रकार के शब्द रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द होता है, फिर होता है आपका यौगिक शब्द, ये तीनों को आप ध्यान से याद रखिएगा, और तीसरा होता है आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रचना के आधार पर याद रखिएगा, रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। देखिए रूढ़ शब्द मतलब ऐसे शब्द जो कि सार्थक होते हैं, मतलब उनका कुछ एक अर्थ होता है, लेकिन जब आप उन्हें विभाजित करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे यहाँ पे लोटा है, तो लोटा देखिए, लोटा का एक अर्थ होता है ना, हाँ होता है, लेकिन इसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको आप विभाजित कर दो, लो और टा, तो लो का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, अब ऐसा मत बोलना कि दवाई लो, ये लो, वो वाला लो, नहीं, इसका कोई अर्थ होता है क्या? किसी वस्तु का नाम वगैरह समथिंग कुछ नहीं है। टा का कोई अर्थ होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? ये आपके रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो कि एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन वो जिन शब्दों से मेल से बनते हैं वो अलग अलग सार्थक होते हैं और मिलने के बाद भी सार्थक होते हैं। जैसे कि इसका एक, अगर मैं बोलूं कि देवालय, देवालय, अब देखिए देवालय का एक अर्थ होता है, हाँ होता है, देवालय मतलब मंदिर। अब इसको अगर मैं विभाजित कर दूं तो यह हो जाएगा देव और आलय। तो अब देखिए विभाजन करने के बाद भी इनका अर्थ कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, जैसे देखिए देव का एक अलग अर्थ होता है और आलय का एक अलग अर्थ होता है। ठीक है, देव यानी देवता, आलय यानी निवास स्थान, और देवालय का अर्थ होता है अलग चीज। तो देव अलग हो गया, आलय अलग हो गया और देवालय अलग हो गया। तो देखिए तीनों का यहाँ पे कुछ ना कुछ अर्थ है। तो ये होते हैं आपके यौगिक शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्द ही होते हैं, मतलब जिन शब्दों से मिलकर ये बनते हैं वे तो सार्थक होते हैं, बनने के बाद भी वे सार्थक होते हैं। एक फर्क बस इसमें ये होता है कि इनका एक और अलग से एक अर्थ होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जैसे दशानन, देखिए प्रसिद्ध है आपका योग रूढ़ शब्द दशानन। दशानन क्या होता है? दशानन मतलब 10 है आनंद जिसके। ठीक है, अब देखिए दशानन मतलब हो जाएगा आपका 10 आनंद, अगर मैं इन्हें विभाजित करूं तो देखिए 10 का एक अर्थ होता है, आनंद का अर्थ भी होता है, आनंद यानी सिर, और दशानन का भी एक अर्थ होता है। अब देखिए दशानन एक तीसरे अर्थ की ओर इंगित करता है। किसकी ओर इंगित करता है? तो दशानन का अर्थ होता है रावण। तो ये होते हैं आपके योग रूढ़ शब्द जो कि किसी तीसरे अर्थ की ओर इंगित करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा समास में जो बहुब्रीहि समास होता है, वो योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो आपके बहुब्रीहि समास में आते हैं। इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? देखिए जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी, नदी आपका जातिवाचक संज्ञा है। देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की जाति का बोध कराता है। ठीक है, किसका बोध कराता है? जाति का बोध कराता है। तो देखिए नदी एक प्रकार की जाति है, जैसे बहुत सारी नदियां आती, गंगा नदी, यमुना नदी, ये वाली नदी, वो वाली नदी। ठीक है, तो नदी आपका जाति हो जाएगा। अब बाकी सब को देख के आपको यहाँ पे भ्रमित नहीं होना। देखिए बाकी क्या है आपका? कैलाश, काशी, गंगा, ये नाम है किसी चीज के। जैसे गंगा नदी का नाम है, काशी स्थान का नाम है, कैलाश पर्वत का नाम है। तो हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ये आगे किसमें आ जाएंगे? ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, मिठाई। मिठाई क्या है आपका? पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा, ये पदार्थ है। बाकी देखिए चतुराई आपका भाववाचक है, लड़ाई भाववाचक है, उतराई भाववाचक है। ठीक है, मिठाई नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? उपसर्ग किसमें नहीं लगा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, प्रशंसा में नहीं लगा है। तो देख बाकी में देख सकते हैं लगा है, जैसे शासी में अधिशासी लगा हुआ है, नाश में भी उपसर्ग लगा है, प्रत्याशा में देखिए प्रति आशा, प्रति शब्द उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन प्रशंसा अपने आप में एक सार्थक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, ये खुद एक मूल शब्द। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, रेखांकित पद में संज्ञा का नाम बताइए। देखिए ये आपका क्या है? एक वाक्य है, इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। तो देखिए रेखांकित पद है यहाँ पे हरिश्चंद्र, तो हमें बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है? हरिश्चंद्र कौन सी संज्ञा है यहाँ पे? बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हरिश्चंद्र तो नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए। बिल्कुल वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होना था, लेकिन देखिए यहाँ पे प्रयोग किस तरीके से किया है? इस देश में हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं। अब इसे कहने का अर्थ क्या है? क्या इसके कहने का अर्थ है कि एक आदमी है जिसका नाम है हरिश्चंद्र, और
ये प्रतिदिन घटते जा रहा है, मतलब इसका लंबाई छोटा होते जा रहा है, क्या ये है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बोल रहा है कि हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि हरिश्चंद्र मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि सत्य बोलते हैं और दानी होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हरिश्चंद्र कहा गया है। तो वो उसी चीज के बारे में बता रहा है कि सत्य बोलने वाले लोग घटते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा हो गई, जाति का बोध करा रहा है, हाँ ना, सत्य बोलने वाले लोग। ठीक है, तो इस तरीके से प्रयोग किया, इसलिए यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर वाक्य देता है और वहां पे पूछता है कि रेखांकित पद में संज्ञा बताइए या सर्वनाम बताइए वगैरह वगैरह, ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के अभी और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इस पूरे के पूरे सीरीज में बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे इस तरीके के, जिसमें आपका पूरा का पूरा हिंदी का सब्जेक्ट पूरा कवर हो जाएगा। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें पता चलता है कि हाँ, आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको इस तरीके के और वीडियोस चाहिए। अगर आपके दोस्त भी हैं जो कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं वे भी पढ़ाई कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।